रघु खेत में जुताई का काम कर रहा था। तभी रघु के घर सेठ धनियाराम आता है। रघु, बाहर आ, मैं हूँ सेठ धनियाराम। रघु तो खेत में काम कर रहा था, इसलिए उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी राधिका सेठ की आवाज सुनकर बाहर आती है। सेठ जी, मेरे पति तो कुछ देर पहले ही खेत पर काम करने के लिए गए हैं। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। मुझे कोई काम नहीं है, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैंने रघु से कितनी बार अपने पैसे मांगे, लेकिन वह बार बार बात को टाल देता है। लेकिन आज मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। अभी मैं रघु के पास जाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। फिर सेठ धनियाराम रघु के खेत की ओर निकल जाता है। सेठ धनियाराम बहुत ही गुस्से में रघु के खेत की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में चंगू मंगू मिल जाते हैं। नमस्ते सेठ जी, आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? अरे गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मुझे पता है कि गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन रघु ने मुझसे 15,000 रुपये लिए थे। रघु को पैसे लिए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। लेकिन आज मैं अपने पैसे वसूल करके रहूंगा। उसकी पत्नी ने बताया है कि वह जुताई करने के लिए खेत पर गया है, इसलिए मैं रघु के खेत की ओर जा रहा हूँ। अरे रे, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर रघु ने पैसे लिए थे तो उसको पैसे देने चाहिए थे। किसी का पैसा खाकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, आप उसे जोर जबरदस्ती करिए, तभी वह आपके पैसे देगा। हाँ मंगू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर उसने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं मेरा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। चंगू मंगू से बातें कर कर सेठ रघु के खेत की ओर निकल जाता है। सेठ जी को आता देख रघु सारी बातें समझ जाता है कि सेठ उसके पास क्यों आया है। रघु, आज एक तारीख है और आज ही तूने पैसा देने के लिए कहा था। मेरा पैसा कहाँ है? मेरा पैसा मुझे अभी चाहिए। माफ करिएगा सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने उसके इलाज में पैसे लगा दिए। लेकिन मैं आपके पैसे जल्द से जल्द दे दूंगा, मुझ पर भरोसा करिए। मुझे तुम पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे घर के चक्कर लगाते लगाते मेरी चप्पल घिस गई है। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। या तो तुम मेरे पैसे दो या फिर इस खेत पर आज से मेरा अधिकार है। ये मेरा अंतिम फैसला है। या तो मेरे पैसे दो या फिर इस खेत को भूल जाओ। और अगर तूने अभी जबरदस्ती की तो मेरे आदमी तुझे मार मार के इस खेत से भगा देंगे। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चल जाए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। रघु की हजारों मिन्नतें करने के बाद भी सेठ को रघु पर तनिक भी दया नहीं आती है। फिर रघु उदास मन से अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, क्या आपको पता है सेठ धनियाराम घर पर आया था और वह अपने पैसे मांग रहा था। क्या आपने सेठ धनियाराम से पैसे लिए हैं? हाँ राधिका, मैंने सेठ धनियाराम से 15,000 रुपए लिए थे। कुछ महीने पहले जब तुम बीमार पड़ गई थी तो डॉक्टर ने 15,000 रुपए लेकर तुम्हारा ऑपरेशन किया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सेठ धनियाराम से 15,000 उधार लिए थे, लेकिन उसके पैसे मैं अभी तक चुका नहीं पाया हूँ। तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम मिलकर कोई समाधान निकाल लेते। अच्छा वो सब छोड़िए, क्या आपकी सेठ से मुलाकात हुई? वो बहुत ही गुस्से में था। हाँ, मेरी सेठ धनियाराम से मुलाकात हुई। वह बहुत ही गुस्से में खेत पर आया था और पैसे मांग रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने जबरदस्ती खेत पर कब्जा कर लिया। अब जब हम उसे पैसा देंगे तभी वह हमें खेत वापस करेगा। खेती ही तो हमारी कमाई का जरिया था, लेकिन अब वह भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह बात सुनकर राधिका भी सोच में पड़ गई, लेकिन तभी राधिका की नजर दीवार पर लगे पंचांग पर जाती है और उसे एक जबरदस्त ख्याल आता है। सुनिए, मुझे रास्ता मिल गया है जिससे हम सेठ का कर्जा भी चुका देंगे और हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे तुम्हें ऐसा कौन सा ख्याल आ गया है, जल्दी बताओ मुझे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस महीने 15 तारीख को होली है और आज 1 तारीख है।
अगर आप रंग बेचने का काम शुरू करेंगे तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है और फिर हम सेठ का भी कर्ज चुका सकते हैं। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। यह उपाय जरूर काम करेगा, लेकिन रंग और पिचकारी लाने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हैं? मैंने अपने गुल्लक में कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। उसे फोड़ने पर जो पैसे निकलेंगे उससे आप रंग और पिचकारी का सामान लेकर आ जाना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। जैसा तुमने बताया, हम ऐसा ही करेंगे। फिर राधिका अपने गुल्लक को तोड़ती है और उसमें से निकले पैसे को लेकर रघु शहर की ओर रंग और पिचकारी लेने के लिए निकल जाता है। शाम को रघु शहर से रंग और पिचकारी लेकर आ जाता है और अगले दिन ही रघु अपनी दुकान लगा लेता है। अरे वाह रघु भाई, तुमने तो बहुत ही सुंदर दुकान लगाई है। हाँ भाई, मैंने दुकान तो लगा ली है, बस मेरी दुकान अच्छी चले, बस यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ। चिंता मत करो भाई, तुम बहुत ही ईमानदार इंसान हो। तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। हम सब तुमसे ही पिचकारी और रंग खरीदेंगे। और अब तो होली के दिन भी नजदीक ही है, तो ऐसा करो, तुम मुझे हरा, लाल और नीला कलर और 2 पिचकारी दे दो। हाँ भाई, मैं आपको अभी देता हूँ। मेरे पास के रंग और पिचकारी बहुत ही अच्छे और सस्ते हैं। फिर रघु उसे पिचकारी और रंग दे देता है। इसी तरह रघु की दुकान थोड़ी बहुत ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही 10 तारीख आती है, रघु की दुकान पर अचानक से बहुत भीड़ हो जाती है। यह देख रघु बहुत ही खुश हो जाता है और सभी को जल्दी जल्दी रंग और पिचकारी देता है। राधिका, यह देखो, आज पूरे 2000 रुपए की कमाई हुई है और कल से मेरी दुकान और भी ज्यादा चलेगी। लगता है तुम्हारी यह योजना बिल्कुल काम कर जाएगी और फिर हमें हमारा खेत वापस मिल जाएगा। जी हाँ, हमारी योजना काम जरूर करेगी, क्योंकि जिसके इरादे नेक होते हैं उसके लिए रास्ते अनेक होते हैं। चलिए, अब आप खाना खा लीजिए, कल भी आपको दुकान लगानी है ना। अगले दिन भी रघु की दुकान पर पिछले दिन से ज्यादा भीड़ उमड़ जाती है। रघु सभी को सामान देता है। तभी चंगू मंगू वहां से गुजर रहे होते हैं। दुकान पर लगी भीड़ को देखकर दोनों दुकान के पास जाते हैं और दुकान पर रघु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सभी ग्राहक चले जाते हैं, तब चंगू रघु से कहता है, कैसे हो रघु भाई? मैंने सुना है कि तुम्हारा खेत सेठ ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि तुमने उसके 15,000 रुपए नहीं दिए। मुझे तो लगा कि तुम घर पर बैठकर रो रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ रंग और पिचकारी की दुकान लगाकर बैठे हो और तुम्हारी दुकान बहुत ही अच्छी भी चल रही है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए सेठ से पैसे लिए थे, लेकिन मैंने समय पर पैसे नहीं दिए, जिसके कारण सेठ ने मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। अब जब मैं उसे पैसे दूंगा, तभी वह मुझे मेरा खेत वापस करेगा। इसलिए खाली बैठने से बढ़िया है कि मैं रंग और पिचकारी की दुकान खोल ली। मेरी दुकान अच्छी भी चल रही है। हाँ हाँ रघु भाई, तुम्हारी दुकान पर लगी भीड़ को देखकर हमें समझ आ रहा है कि तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तुम्हारी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। अगर तुम बताना चाहो तो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कमाई एक दिन में कितनी हो रही है? हाँ भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी तक मैं पूरे 12,000 रुपये कमा लिए हैं और आज मैं पूरे 4,000 रुपये कमा लिए हैं। जैसे जैसे होली के दिन पास आ रहे हैं, मेरी दुकान बहुत तेजी से चल रही है। मैं जल्द ही सेठ का कर्ज भी चुका दूंगा। रघु की कमाई सुनकर चंगू और मंगू के मन में लालच आ जाता है और वह भी रघु की तरह कमाई करने की योजना बना लेते हैं। ठीक है रघु भाई, अब हम चलते हैं। तुम अपने ग्राहकों को संभालो, फिर मिलेंगे। इतना बोलकर चंगू मंगू रघु की दुकान से चले जाते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। मंगू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? अरे लेकिन मुझे कैसे पता कि तू क्या सोच रहा है? मैं तो इस समय रघु की तरह ही दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। अरे हाँ मूर्ख, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम भी रघु की तरह दुकान खोले और बहुत सारा पैसा कमाए। यही मौका है ज्यादा पैसा कमाने का। अभी होली में 3 दिन बचे हैं और रघु ने बताया
कि होली के दिन जितने पास आ रहे हैं उसकी दुकान उतना ज्यादा चल रही है, तो यही मौका है कि हम भी रंग और पिचकारी की दुकान खोलें। हाँ तो फिर चलो, हम भी कल से रंग और पिचकारी की बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं और जो भी मुनाफा होगा उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। ऐसा विचार करके अगले दिन चंगू और मंगू रंग और पिचकारी की एक दुकान खोल लेते हैं और उनके पास भी बहुत सारे ग्राहक आते हैं, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। चंगू और मंगू की दुकान खुल जाने के कारण रघु की दुकान पर कम ही ग्राहक आते हैं, जिससे कि वह निराश हो जाता है। यह चंगू मंगू ने दुकान खोल लिया है, जिससे कि मेरे दुकान पर अब कम ही ग्राहक आ रहे हैं। क्या इनको कोई दूसरा काम नहीं मिला जो इन्होंने मेरी तरह ही रंग और पिचकारी की दुकान खोली? हो ना हो मेरी कमाई सुनकर उनके मन में लालच आ गया है। दूसरी ओर चंगू और मंगू की कमाई काफी अच्छी हो गई थी। दोनों शाम को घर जाकर दिन की कमाई का हिसाब लगाते हैं। यार मंगू, आज की कमाई पूरे 8,000 रुपए की हुई है, जिसमें तुम्हारे 4 और मेरे 4,000 होते हैं, लेकिन मुझे यह कमाई बहुत ही कम लग रही है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। होली आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। हमें कोई शातिर दिमाग चलाना होगा ताकि हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें और सारे ग्राहक हमारी दुकान पर ही आए, रघु की दुकान पर कोई भी ना जाए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। हम रंग में मिट्टी मिला देंगे और हम रघु से 1 रुपया सस्ता रंग और पिचकारी बेचेंगे, जिससे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी और सारे ग्राहक हमारे ही दुकान पर आएंगे। मानना पड़ेगा चंगू तुम्हारा दिमाग को। हम ऐसा ही करेंगे। आखिर 2 दिन की ही तो बात है। अगले दिन चंगू मंगू अपने रंग में मिट्टी मिला देते हैं और रंगों का दाम रघु के रंगों से कम कर देते हैं, जिससे कि सारे ग्राहक चंगू मंगू की दुकान पर ही आते हैं, जिससे रघु की दुकान एकदम ठप पड़ जाती है। अरे आज क्या हो गया? आज कोई भी ग्राहक मेरे पास रंग लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? आखिर चंगू मंगू ऐसा कौन सा रंग बेच रहे हैं जो मेरे पास नहीं है? हो ना हो मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। शाम हो जाती है, लेकिन रघु की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है। सभी चंगू मंगू की दुकान पर ही जाते हैं। रघु उदास मन से अपने घर जाता है। क्या बात है, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या बताऊं राधिका, जब से चंगू मंगू ने अपनी दुकान खोली है, मेरी दुकान बहुत ही कम चल रही है और आज तो हद हो गई। सारे ग्राहक चंगू मंगू की दुकान पर ही रंग लेने के लिए जा रहे थे। मेरी दुकान पर आज एक भी ग्राहक नहीं आया और आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चंगू मंगू ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं? मुझे ये सब नहीं पता है। कल होली का त्योहार है और हमारे पास बहुत सारे रंग और पिचकारी का सामान बचा है। पता नहीं अब क्या होगा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, न ही होने देता है। अगली सुबह होली का त्योहार था। सभी होली खेलने के लिए तैयार थे। रघु ने होली के दिन भी अपनी दुकान लगाई थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा होली का सामान बचा हुआ था। गांव में सभी होली खेलना शुरू करते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो किसी के शरीर पर भी रंग का असर नहीं होता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे यह क्या हो रहा है? यह कलर तो किसी को भी नहीं लग रहा है। आखिर इसमें क्या मिलाया हुआ है? भाई इस बाल्टी में देखो, इसमें मिट्टी मिलाई हुई है। ये सारे कलर हमने चंगू मंगू की दुकान से लिए थे। लगता है ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने रंग में मिलावट किया है। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं उसको बेलन से मारूंगी। चलो हम अभी चलते हैं। सभी गुस्से में चंगू मंगू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। चंगू मंगू, तुम दोनों ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो रंग में मिलावट किया है वह हमें पता लग चुका है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें हमारे सारे पैसे लौटा दो, वरना मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। अरे क्या बकते हो तुम लोग? हमने रंगों में कोई मिलावट नहीं किया है। भाइयों, ये ऐसे नहीं बताएंगे। जब तक उनकी पिटाई नहीं होगी ये सच नहीं उगलेंगे। लोगों का गुस्सा देख मंगू डर जाता है और जल्दी से बोलता है।
देखो, हमें माफ कर दो। हमने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में रंगों में मिट्टी मिलाई थी। हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। फिर चंगू मंगू सभी को उनके पैसे वापस कर देते हैं। सभी लोग अपना गुस्सा चंगू मंगू की दुकान पर निकालते हैं और उसकी दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं और अच्छे रंगों के लिए रघु से ही रंग खरीदते हैं, जिससे रघु के सारे रंग बिक जाते हैं और सभी खुशी खुशी होली का त्योहार